सो एसिड बेसिस सॉल्ट्स का ये आखिरी लेक्चर है सॉल्ट्स के ऊपर। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने बात करी थी एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर, कंप्लीट डिस्कशन था हमारा। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्ट्स पे एक कंप्लीट डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसमें अगर मैं सॉल्ट्स पे बात करूं तो हमारे को ब्रॉडली 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला, हमें सॉल्ट फैमिली के बारे में जानना है कि सॉल्ट फैमिलीज़ क्या होती हैं, अलग अलग सॉल्ट फैमिलीज़ में क्या क्या ख़ास होता है, सॉल्ट बनता कैसे है और सॉल्ट फैमिली क्या होती है, राइट। दूसरा, हमें जानना है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस के बारे में, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें इस टॉपिक को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है। एंड लास्ट, हमारे को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। तो ये लेक्चर इन 3 बातों पे रहेगा। सबसे पहले सॉल्ट फैमिली से शुरुआत करेंगे, सॉल्ट के फॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे, देन सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। इसको हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, इन सब के ऊपर डिस्कशन रहने वाला है आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्ट के बारे में ये कहना है कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड जिसके ब्रॉडली 2 पार्ट होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, मतलब एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसे हम कैटायन कहते हैं और एक एनायन जिस पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और इन्हीं से मिलकर बनता है एक फार्मूला जिसको हम सॉल्ट फार्मूला कहते हैं। और ये सॉल्ट्स के नाम हैं, इन्हीं को हम सॉल्ट कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। बट ये बनते कैसे हैं, क्या इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में? डेफिनेटली हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कशन करा है। सबसे पहला डिस्कशन और सबसे बेसिक डिस्कशन, जो कि ना कि सिर्फ एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी कर चुके हैं। जब आप एक न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज एसिड प्लस बेस विल गिव यू व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे आता है सॉल्ट, जिसका एक बेसिक एग्जांपल हमारे पास क्या है? एसिड में HCl ले लीजिए, बेस में NaOH ले लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्ट के लिए बेस का कैटायन वाला पार्ट लगता है और एसिड का एनायन वाला पार्ट लगता है। याद रखिएगा, सॉल्ट के लिए बेस का कैटायन वाला पार्ट लगता है। ये सारे कैटायन वाले पार्ट कहाँ से आए हैं? बेस से। ये जो आप ऊपर बॉक्स में देख रहे हैं कैटायन के, ये सारे फॉर्मेशंस जो हैं ये कैटायन के बेस वाले पार्ट के थ्रू आए हुए हैं। और एसिड के एनायन वाला पार्ट लगता है। एसिड का क्या लगता है? एनायन वाला पार्ट, याद रखिएगा। तो HCl और NaOH में बेस का कैटायन वाला पार्ट Na और एसिड का एनायन वाला पार्ट Cl, तो NaCl कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं इसे हम। ये NaCl एक हमारे पास सॉल्ट तैयार हो गया और साथ में हमें वाटर लिखना पड़ेगा। ये पहला तरीका था किसी सॉल्ट को फॉर्म करने का। दूसरा तरीका हमने क्या सीखा है? दूसरा तरीका हमने सीखा है कि एसिड पे क्यों ना हम एक एक्टिव मेटल को रिएक्ट करवा के देखें। तो एक्टिव मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? सॉल्ट, जिसका इनफैक्ट हमने ना कि सिर्फ नाम सॉल्ट रखा है, इसको हम लोग मेटल सॉल्ट कहना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके एग्जांपल में अगेन एक H2SO4 जैसा एसिड लिया मैंने और एक एक्टिव मेटल जैसे कि Zn मैंने रिएक्ट कराया। इस रिएक्शन को आप लोग सॉल्ट फॉर्मेशन में तो काम में ला ही रहे हैं। याद करिए, यही रिएक्शन Zn का H2SO4 से रिएक्ट करना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है। एक्टिव मेटल का मतलब होता है ज़्यादा रिएक्टिव, और वो हाइड्रोजन को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है। तो वो ZnSO4 बना लेगा प्लस H2 गैस रिलीज़ कर देगा, राइट। तीसरा एग्जाम्पल जिससे सॉल्ट फॉर्म होता है, हम लोग एसिड को रिएक्ट करवा सकते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। मैं यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिखवा रहा हूँ। दैट इज़ अगेन मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये फॉर्मेशन होता था इस रिएक्शन में। इसमें भी सॉल्ट प्रिपेयर होता था। तो एसिड जैसे कि लेट्स से अगेन HCl एंड metal carbonate Na2CO3
ये फॉर्मेशन में देगा हमें NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फाइन। लास्ट एग्जाम्पल जिसमें आप एक बेस को एक मेटल के साथ, इनफैक्ट इस मेटल का नाम मैं लिख रहा हूँ, एम्फोटेरिक नेचर का मेटल, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करा के भी सॉल्ट प्लस वाटर ला सकते थे, जिसमें अगर आप बात करेंगे NaOH को रिएक्ट कराने की विद Zn, सो ये सोडियम जिंकेट प्लस वाटर देगा, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर देगा। एक एम्फोटेरिक नेचर भी मेटल होने के बावजूद एक बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये इतना अजीब क्यों है? क्योंकि वो मेटल होने के साथ साथ जब एसिड के साथ रिएक्ट कर पा रहा है तो वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर पाएगा। फाइन। ये हमारे पास कुछ 4 तरीके हैं जिससे हम सॉल्ट ला सकते हैं, और ये कुछ गिने चुने सॉल्ट के यहाँ फॉर्मूले हैं, और सब में एक ही कॉमन चीज़ देखी गई कि सॉल्ट जो है वो कैटायन और एनायन के बॉन्ड की वजह से हो रहा है, विच इज़ आयनिक कंपाउंड। और सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए बेसिक नेचर का लगता है कैटायन और एसिडिक नेचर का लगता है एनायन। ये वाली बात याद रखने वाली है। अब डिफरेंट सॉल्ट फैमिलीज़ देखते हैं कि कैसे एक ही तरीके का एसिड डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट देता है, और उन सब सॉल्ट्स में कुछ कॉमन होता है। उसी तरीके से एंड में देखेंगे कैसे एक ही तरीके का बेस डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कई तरीके के सॉल्ट्स देता है, और उन सब सॉल्ट्स में कुछ कॉमन होता है। तो जब एक ही तरीके का कोई एसिड होता है तो वो एक ऐसा सॉल्ट फैमिली तैयार करता है जिसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। वैसे ही एक ही तरीके का अगर कोई बेस होगा तो उस सॉल्ट फैमिली का नाम कुछ और होगा। इसे कहते हैं सॉल्ट फैमिली। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये क्लोराइड फैमिली दिख रही है। दैट इज़ एक ऐसा सॉल्ट जिसमें एक ही तरीके का एसिड यूज़ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इन सारे फार्मूलाज, ये सारे सॉल्ट के फार्मूलाज में आपको कॉमन दिख रहा है Cl, तो आप पहचान जाएंगे HCl वो एसिड है जिससे रिएक्ट करने के बाद अलग अलग बेसिस ने दिया है सॉल्ट फैमिली, क्लोराइड फैमिली, जिसमें अलग अलग बेस में पहला बेस NaOH है, देन KOH है, देन NH4OH है, राइट। अलग अलग बेसिस हैं ये नेम ऑफ द बेसिस हैं जो इन्वॉल्व हैं इस HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये वो सारे बेसिस के फार्मूला है जो HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव दीज सॉल्ट्स, जिनको हमने क्लोराइड फैमिली में डाला हुआ है। अगर यही बेसिस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने लग जाएं तो यही बेसिस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सब फॉर्मूलाज में सॉल्ट के नाइट्रेट कॉमन दिखाई देगा। इसको नाइट्रेट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? नाइट्रेट फैमिली। फाइन। ऐसे ही जैसे ये एसिड थे, अब मैं एक एसिड लाऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी फैमिली देखेंगे। वैसे ही कार्बोनिक एसिड, ऐसे डिफरेंट एसिड्स लाता जाऊंगा और उन्हें देखेंगे बेसिस तो सब में अलग हैं, लेकिन एसिड कॉमन होने की वजह से, जैसे इसमें एसिड कॉमन होने की वजह से क्लोराइड ही क्लोराइड दिख रहा है, उसको क्लोराइड फैमिली कह दिया। नाइट्रेट ही दिख रहा है आपको हर जगह, तो आपने इसको नाइट्रेट फैमिली कह दिया। वैसे ही आप अलग अलग सॉल्ट फैमिली के नाम जान पाएंगे। सो ये कुछ सॉल्ट फैमिलीज़ हैं, सल्फेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली एंड फ्यू अदर सॉल्ट फैमिलीज, दैट इज़ फॉस्फेट, ऑक्सिलेट, एसीटेट, राइट। तो इनमें ये सब बेसिस हैं जो एक ही तरीके के एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब में हमें सल्फेट कॉमन दिख रहा है, राइट। देन ये एक ही तरीके के बेसिस जो हैं वो कार्बोनिक एसिड के साथ, विच इज़ H2CO3, विच इज़ H2CO3, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको सब में कार्बोनेट दिख रहा है, सब में कार्बोनेट फैमिली है। यहाँ फॉस्फेट फैमिली इसलिए क्योंकि सब में एक कॉमन फॉस्फोरिक एसिड है, तभी आपको सब में फॉस्फेट दिखेगा। ऑक्सिलेट इसलिए क्योंकि सब में ऑक्सिलिक एसिड यूज़ हो रखा है, राइट। COO आपको सब में दिखेगा। एसिटेट इसलिए क्योंकि CH3COO आपको सब में दिखेगा, एसिडिक एसिड यूज़ हो रहा है ना, इसीलिए। तो ये कुछ सॉल्ट फैमिलीज होती हैं जिसमें आप बेसिस को चेंज करते जाइए तो बेसिस के कैटायन बदलते जाते हैं, बेसिस के कैटायन बदलते जाएंगे, बट एनायन जो है, एनायन सेम रहेगा। एनायन इसलिए सेम है सब में, तो इसलिए क्योंकि उसको एक ही टाइप के एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया अलग अलग बेसिस को, इसलिए एनायन सब में सेम है। तो जब एनायन कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स में सेम दिखने लग जाए, हमें एनायन कुछ सेम दिखने लग जाए, उनको हम लोग एक सॉल्ट फैमिली में डाल देते हैं और ऐसे उनके नाम होते हैं। अब हम करेंगे कि जब एसिड्स अलग अलग हों लेकिन बेस सेम हो, अब हम करने वाले हैं एसिड अलग अलग हो लेकिन बेस सेम हो। तो बेस सेम होने से क्या होगा? बेस सेम होने से जैसे यहाँ पर एनायन सेम दिख रहे थे मुझे अलग अलग फैमिलीज़ में, वैसे ही अब मुझे कैटायन सेम दिखेंगे,
राइट। तब अब मुझे क्या दिखेंगे, कैटायन सेम। चलिए उनको देखते हैं। जब बेस जो है वो एक ही है लेकिन अलग अलग टाइप के एसिड सेम बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक सॉल्ट फैमिली तैयार होती है और उसमें मुझे कैटायन कॉमन दिखते हैं। तो मुझे इन सारे सॉल्ट्स में जो है वो कैटायन सेम दिख रहा है, Na, राइट। एसिड बार बार अलग है, इस वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस वक्त नाइट्रिक एसिड है, इस वक्त सल्फेट एसिड है, इस वक्त कार्बोनेट एसिड है, इस तरफ एसिडिक एसिड है, इस तरफ ऑक्जेलिक एसिड है। सब में एसिड अलग लेकिन Na सब में सेम है, मतलब एक ही तरीके का बेस यूज़ हुआ है, दैट इज़ NaOH। इसलिए इसको सोडियम सॉल्ट कहते हैं। जब एक ही तरीके का बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है और एसिड हर बारी फिर अलग होता है तो हमें कैटायन सेम दिखेगा, K, तो इसलिए इसको पोटेशियम सॉल्ट कहते हैं। इसको अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि सब में मुझे NH4 दिखेगा एग्जाम्पल्स में, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स इधर है, इसके एग्जाम्पल्स इधर है, थोड़ा नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसके एग्जाम्पल्स इधर है, इनके एग्जाम्पल्स इधर हैं। सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू आते हैं, तो और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के थ्रू आते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स इधर है, राइट। तो इन सब में क्या होता है, ये वो सॉल्ट फैमिलीज़ हैं जिनमें बेस सेम है, सब में बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकिन एसिड अलग, इसलिए इसका नाम सोडियम सॉल्ट हो गया। सब में बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकिन एसिड अलग, इसलिए इनका नाम पोटेशियम सॉल्ट्स हो गया। इसमें सब में बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए अमोनियम सॉल्ट। ऐसे ही बेस एक तरह का हो, एसिड अलग अलग हो, तो वो सॉल्ट्स हो जाते हैं मेटल्स के नाम पे या कैटाइंस के नाम पे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कैटाइन सेम है, कैटाइन सेम, याद रखिएगा। एक सॉल्ट फैमिली जो कि एक ही कॉमन बेस से बना है उसमें मुझे क्या कॉमन दिखेगा, कैटाइन। एक सॉल्ट फैमिली जो एक ही कॉमन एसिड से बना है उसमें मुझे क्या दिखेगा, कॉमन एनाइन। इस वाली बात को भूलिएगा नहीं, राइट। अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो जब एक एसिड, राइट, एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आंसर आएगा सॉल्ट प्लस वाटर। बट वो सॉल्ट जो होगा, वो जो सॉल्ट होगा आने वाला, वो बेसिकली 3 तरीके के आंसर दे सकता है, राइट। 3 तरीके के। वो सॉल्ट या तो pH वैल्यू लेस देन 7 लेके आएगा, या pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 लेके आएगा, या pH वैल्यू इक्वल टू 7 लेके आएगा। अगर वो pH वैल्यू लेस देन 7 लेके आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका झुकाव एसिड की तरफ है, उसका झुकाव एसिड की तरफ है। ऐसा एसिड प्लस बेस जो कि सॉल्ट दे रहा है pH वैल्यू लेस देन 7, इसका मतलब उसका झुकाव जो है वो किसकी तरफ है, एसिड की तरफ। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ पर यूज़ होने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड जीत रहा है, बेस हार रहा है, सॉल्ट इसीलिए लेस देन वैल्यू 7 शो कर रहा है। अगर वो ग्रेटर देन 7 लेके आया, ग्रेटर देन 7 pH वैल्यू लेके आने का मतलब क्या है, उस सॉल्ट का झुकाव बेस की तरफ है। सॉल्ट का झुकाव किसकी तरफ है, बेस की तरफ। तो समझ जाइएगा बेस जीत रहा है, एसिड हार रहा है, इसलिए उसके अंदर यूज़ होने वाला जो एसिड होगा वो वीक होगा एंड बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। बट अगर इक्वल टू 7 लेके आया तो ना एसिड जीता ना बेस जीता। इसका मतलब उसके पास 2 ऑप्शन है, एक कि वो वीक एसिड एंड वीक बेस के साथ डील कर रहा है, दूसरा ऑप्शन कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डील कर रहा है। मतलब कोई किसी को नहीं जीतने दे रहा है, राइट। ये बहुत ही बेसिक एक चीज़ है। टॉपिक का नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमें सीखना है तो हमें बस इस एरो को, ये जो एरो यहाँ दिख रहा है, हमें इसको उल्टा कर देना होगा। मतलब इस एरो को यहाँ से हटाते हैं और इसको इस तरफ बना देते हैं, हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब एक सॉल्ट आपके पास है, उसको वाटर में डालिए, वो एसिड और बेस देगा आपको। अगर आप पहचान गए कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, और अगर आप जानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक, तो उससे आप इस सॉल्ट की pH वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन की pH वैल्यू हमें जज करके देती है कि उसके अंदर यूज़ होने वाला एसिड और बेस कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ये हैं वो 4 ऑप्शन। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस pH वैल्यू इक्वल टू 7 दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आप देखिए हर एक इक्वेशन में
NaCl वाटर को आपने ऐड किया तो NaOH एंड HCl आया। NaOH अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं आयन, पार्शली नहीं। फाइन। यहाँ पर KNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, क्योंकि KNO3 का जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे जाना जाता है। इसीलिए pH वैल्यू 7 है, क्योंकि ना एसिड जीत पा रहा है ना ही बेस। देन अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के अंदर हमारे पास pH वैल्यू लेस देन 7 आती है। pH वैल्यू क्या आती है? लेस देन 7। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। NH4Cl को आपने वाटर में मिक्स किया तो आपको पता चला कि बेस था अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एक वीक बेस है, राइट। कॉपर सल्फेट को अगर आपने किया वाटर के साथ तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिला आपको। सल्फ्यूरिक एसिड तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो ऐसे केस में जब एसिड जीत रहा है और बेस हार रहा है, इसका मतलब pH वैल्यू लेस देन 7 आएगा। और जब एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बेस जीतेगा, तो pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगा। जैसे कि Na2CO3। Na2CO3 को अगर आप वाटर में मिक्स करेंगे तो NaOH एंड H2CO3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोनेट एसिड जो है, कार्बोनेट एसिड वो तो वीक एसिड है, बट NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जीत रहा है, इसलिए pH वैल्यू जो है इनकी वो क्या आती है? ग्रेटर देन 7। यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। pH वैल्यू इस केस में ग्रेटर देन 7 आएगी, राइट, इस सारे केस में, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इधर आप देख के ही समझ जाएंगे, कार्बोनिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एसिडिक एसिड है। हर केस में आपको एसिड कमज़ोर और बेस मजबूत दिखेगा, इसलिए pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी इन तरीके के सॉल्ट्स की, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टेस्ट में। जब दोनों ही वीक हो, जैसे कि ये यहाँ पर साफ एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह का वीक बेस है और एसिटिक एसिड भी एक तरह का वीक एसिड है। वीक बेस वीक एसिड मिले, नियरली 7 आ जाएगी वैल्यू, राइट, ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। तो इक्वल टू 7 में दो ऑप्शन है, लेस देन 7 में ये वाला ऑप्शन है, ग्रेटर देन 7 में ये वाला ऑप्शन है। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये वाली बात अगर आप भूल गए हैं लास्ट लेक्चर से, तो मैं आपको फिर याद दिला दूँ, आपके पास सिर्फ दो ही तरीके के स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एक कौन? तीन तरीके के, सॉरी, एक कौन? HCl, एक HNO3 और एक H2SO4। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ दो ही तरीके के हैं, एक KOH और एक NaOH, राइट। ये यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिखे हैं, इनसे ज़्यादा यही स्ट्रॉन्ग है, इनके अलावा सारे बेस जो हैं वो वीक हैं। HCl, HNO3 और H2SO4 यही तीन स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो वीक एसिड हैं, राइट। ये वाली बात याद रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंगली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को करते वक्त हम pH वैल्यू पहचानेंगे, किसी भी सॉल्ट की, उसकी वाटर में सॉल्यूशन जो है pH वैल्यू क्या आएगी। फाइन, अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को हमें फॉर्मेशन करना है, लाइक वो कैसे बनते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस सब पे बात करनी है। तो सबसे पहला एग्जांपल होगा कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट, जिसको आप सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये सॉल्ट कैसे बनता है और इसको कॉमन सॉल्ट क्यों कहते हैं, या इसका दूसरा नाम टेबल सॉल्ट भी होता है, इन सब सवालों पे बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट फर्स्ट टॉपिक है हमारे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स में। सो कॉमन सॉल्ट के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इस NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट आखिर कहते क्यों हैं, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे, अभी मैं बहुत सारे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा और उन सब केमिकल्स को बनने के चक्कर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले कराता है हमारा सोडियम क्लोराइड। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉमन सॉल्ट। अच्छा, इसको दूसरा नाम हमने टेबल सॉल्ट भी दिया। तो इसको हम टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि खाने के वक्त ये टेबल पे जब आप रखते हो और ये खाने में डलता है, तो खाने में डलने की वजह से इसका नाम टेबल सॉल्ट रखा जाता है। डाइनिंग टेबल पर पड़ा होता है, इसलिए इसका नाम टेबल सॉल्ट रख दिया। बट ये NaCl डायरेक्ट फॉर्म में नहीं डलता है खाने में, ये याद रखिएगा, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्म में हम इसे यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है? पोटेशियम आयोडाइड टू मेक इट फिट टू ईट। फाइन। अच्छा, कहाँ से इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये सी वाटर, रॉक सॉल्ट, इनलैंड लेक्स, इन सब जगहों से हम इसे लाते हैं कॉमन सॉल्ट को। ये इसके सोर्सेज हैं हमारे। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ सामने आप देख रहे हो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं,
कलर क्या है इसका, क्रिस्टलाइन कलर है, या स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है अप टू दिस टेम्परेचर 820 डिग्री सेल्सियस के नीचे सॉलिड होता है, देन उसके बाद ये मेल्ट करेगा। सॉलिबिलिटी की अगर बात करेंगे आप तो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम वाटर में 35.8 ग्राम ये मिलता है, राइट। व्हाट इज सॉलिबिलिटी, याद होगा इज मैटर ऑन दिस प्योर, लास्ट ईयर आपने चैप्टर पढ़ा था। सॉलिबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। सॉलिबिलिटी क्या होता है कि एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सॉलिबिलिटी, जिसमें सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट है 35.8 ग्राम। फाइन। एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट में अगर आप इसको 0 to 20 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ये डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, नॉट डिहाइड्रेटेड, इज डाइहाइड्रेटेड। डाइहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच्ड होंगे, राइट, 2H2O NaCl के साथ अटैच्ड होंगे 0 to 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसके ऊपर इसमें ये जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपराइज हो जाते हैं, तो खाली NaCl के फॉर्म में हमें रहता है अवेलेबल। एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर की बात करेंगे, इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, दैट मीन्स कि ये एयर के प्रेजेंस में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर के साथ मिलके ये वेट फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो ये वेट फॉर्म में आ जाता है एयर के प्रेजेंस में, ये इसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर को दर्शाता है। ये है हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्ट की। अब हमें डील करना है उसी सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज से कि आखिर केमिकली डिफरेंट कंपाउंड के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। सो अब इसकी 2 केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। NaCl सबसे पहले हम रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 के साथ। अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने जब एसिड का लेक्चर दिया था, तो एसिड के लेक्चर में एक स्टेटमेंट थी कि एसिड की तरह बिहेव करता है जब वाटर की प्रेजेंस होती है, एल्स एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करता है। तो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी था ड्राई HCl गैस का, लिटमस पेपर टेस्ट, याद होगा, उसमें भी यही रिएक्शन कराई थी, एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन थी उसमें कि आपने NaCl को एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें पहले से ही सल्फ्यूरिक एसिड पड़ी हुई है, तो वहाँ से Na2SO4 प्लस HCl गैस, ड्राई HCl गैस के फॉर्म में रिलीज हुई थी, राइट। तो ये वहाँ पर भी हुआ था रिएक्शन, और ये यहाँ पर भी इसके कॉमन सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। अब इसी NaCl को आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और देखनी है तो एक और केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट से अगर आप चाहें तो NaCl के साथ रिएक्ट करवा के सिल्वर क्लोराइड बनवा सकते हैं और NaNO3 अलग हो जाएगा, और फिर फ्यूचर में आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो डेफिनेटली सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्लोरीन को उड़ा के, क्लोरीन गैस को उड़ा के खाली सिल्वर दे देगा आपको। सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में ये एक पहला स्टेप होता है, अगला इसका स्टेप है डेफिनेटली, बट मुझे इतना ही स्टेप करना है क्योंकि मुझे केमिकल रिएक्शन NaCl की दिखानी थी। फाइन, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एक तरह का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में काम आता है। देन हमारे पास कुछ यूजेस हैं कॉमन सॉल्ट के NaCl के, जिसमें से कुछ यूजेस आपको ऑलरेडी पता है, बाकी अभी देखते हैं। सबसे पहला यूज़ कि इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, राइट। It is used as a preservative for food materials. Mixed with ice, it is used in making freezing mixture, right? जो लंबे समय के लिए फ्रीज रहता है। It has the number of industrial applications, different salt के formations में काम में आता है, soaps में काम आता है, और different आगे आप देखेंगे बेकिंग सोडा या किसी भी अलग अलग चीज़ों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका रोल होता है NaCl का। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तभी हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। अगला हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना है। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, ये प्रोसेस होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, जिससे ये फॉर्म होता है। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में आप ये एपरेटस यूज़ करते हैं, कैस्नर एंड क्लेनर सेल का, एंड इस प्रोसेस में इसको क्लोर एल्कलाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो क्लोरीन गैस इससे रिलीज़ होती है, और एल्कलाई के फॉर्म में हमारे पास सोडियम है क्योंकि ये एल्कलाई मेटल्स में आता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल जब शेप का होता है, कुछ इस तरीके की शेप होती है, राइट। तो इस पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप का अपना एक नाम है, अगर आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट ग्रुप का नाम जो है वो एल्कलाई मेटल्स है और सेकंड ग्रुप का नाम जो है वो एल्कलाई अर्थ मेटल्स है। उसी तरीके से फर्स्ट ग्रुप में अवेलेबल रहने वाला Na भी है और फर्स्ट ग्रुप में ही अवेलेबल रहने वाला हाइड्रोजन भी है, तो ये दोनों ही अवेलेबल होते हैं इस केमिकल रिएक्शन में, तो इसलिए एल्कलाई वर्ड इनके लिए आता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, याद रखिएगा।
ये रिएक्शन जिसमें आपको ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस रिएक्शन को देखते हैं। आप NaOH को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सो NaOH में वाटर के साथ रिएक्शन में मिलता क्या है उसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि NaOH आखिर किस फॉर्म में टूटता है और वाटर किस फॉर्म में टूटता है इस रिएक्शन में। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं इस वाटर एंड NaOH के सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये Na+ और ये OH- में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसका H+ और OH- में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, राइट। यहाँ पर NaOH नहीं है, यहाँ पर NaCl है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, तो ये NaCl है और यहाँ पर भी ये Cl ही है, Cl-, फाइन। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। एक सॉल्ट को जब आप वाटर में मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं तो सॉल्ट NaCl जो है वो Na+ और Cl- के आयंस में टूट जाता है और H2O H+ और OH- के आयंस में टूट जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए कैथोड और एनोड तो हमने लगाए होंगे। तो कैथोड होता है वो प्लेट जिसको हमने नेगेटिव चार्ज से लगा रखा है एंड एनोड वो प्लेट होता है जिसको हमने पॉजिटिव से लगा रखा है। तो एनोड के पास आके, पॉजिटिव वाले प्लेट के पास आके ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज हो जाता है Cl-। डिस्चार्ज होने का मतलब आप देख पा रहे हैं, ये उसके ऊपर चार्ज है माइनस, तो इसका डिस्चार्ज होना किसके मुकाबले, OH के मुकाबले। Cl- द कंप्लीट स्टेटमेंट विल बी व्हाट, Cl- discharge easily with respect to OH- एंड C के पास मतलब कैथोड प्लेट के पास जो कि नेगेटिव प्लेट से लगा हुआ है, इसके पास Na+ आके इजीली डिस्चार्ज होता है। सो NaH+, नॉट Na+, इट्स H+ डिस्चार्ज easily with respect to Na+। तो एक पॉजिटिव प्लेट के पास Cl- का डिस्चार्ज होना OH- के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इजी है और एक नेगेटिव प्लेट के साथ डिस्चार्ज होना ज़्यादा इजी H+ के लिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, Na+। तो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, ये अपना चार्ज लूज़ कर देते हैं और चार्ज लूज़ करने के लिए इन्हें कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। तो 2 Cl- मिलके क्लोरीन गैस बनाते हैं, 2 H+ मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके फॉर्मेशन में हमें क्या दिखाई देगी, एक तो दिखाई देगी हाइड्रोजन गैस, दूसरी दिखाई देगी क्लोरीन गैस, क्योंकि Cl ने अपने आप को ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू OH, NH+ ने ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू Na+। तो इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस तो दिखेगी ही दिखेगी। OH- और Na+ अपने आप को डिस्चार्ज तो नहीं कर पाए, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ डिस्चार्ज ना करते हुए आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर कर लिया विच इज़ NaOH, फाइन, NaOH। ये पूरी रिएक्शन का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्लोर फॉर क्लोरीन, alkali for NaOH, बेसिकली alkali process, क्योंकि alkali मतलब alkalines मतलब बेस भी होता है, राइट, और alkali metals भी होते हैं, Na वहीं से बिलोंग करता है, इसीलिए इसका नाम alkalines पड़ा है, फाइन। ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है। इसमें हमारे पास जो 3 चीज़ें हमें मिली हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। इन तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं, जब ये पैदा करते हैं, तो इन तीनों को डिफरेंट चैम्बर्स में कलेक्ट किया जाता है और इन तीनों की अपनी अपनी यूजेस हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, जिससे हम इसको और भी आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर। इनके यूजेस देखते हैं अब। सो सबसे पहले हमारे पास यूजेस हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के काम में आता है बेसिकली, और हाइड्रोजनेशन के वक्त भी काम में आता है। अब ये हाइड्रोजनेशन वनस्पति घी को बदलना, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में बदलना, ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में देखने को मिलता है। बट एज दिस इज़ 2020 और मुझे नहीं पता ये लेक्चर आप आज देखेंगे अब या आने वाले कुछ सालों बाद देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना की वजह से अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जिस पोर्शन पे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ते थे वो अवेलेबल नहीं है अब सिलेबस में इस साल के लिए। बट डेफिनेटली दिस इज़ फॉर ओनली दिस ईयर 2020। आगे चल के 2021 में फिर दोबारा सिलेबस वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आई होप तब तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा
तब हम ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन कैसे काम में आता है हाइड्रोजनेशन के। इनफैक्ट लिक्विड फॉर्म में ये हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल की तरह भी काम में आता है। क्लोरीन के यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ तो है स्विमिंग पूल से डिसइंफेक्टेंट्स की तरह काम में लाना, जर्म्स को मारना, राइट, एक जर्मिसाइड के तौर पे। मैन्युफैक्चर करता है ब्लीचिंग पाउडर को भी, क्लोरोफॉर्म को भी, इन सब जगहों पे भी क्लोरीन का बहुत काम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर रिलीज़ करता है उसमें भी है इसका मैन्युफैक्चरेशन। और कॉस्टिक सोडा अलग अलग जगहों पे सबसे इंपॉर्टेंट तो सोप एंड डिटर्जेंट्स में काम में आता है, पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर के मेकिंग में, डाइस के फॉर्मेशन में, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के फॉर्मेशन में कॉस्टिक सोडा बहुत जगह काम में आता है, राइट। इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो ये कुछ यूजेस थे क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स के, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले सॉल्ट पे चलते हैं। और अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, इस सब पे बात करते हैं। जिसका ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2 है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फाइन। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फार्मूला हमारे सामने है, दैट इज़ दिस वन। एंड इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ स्लेक लाइम का यूज़ करते हैं। और वो केमिकल रिएक्शन कुछ इस कदर है कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाना है क्लोरीन गैस के साथ, और जैसे ही हम रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर, फाइन, ये ब्लीचिंग पाउडर ये आ जाएगा। एंड साथ में वाटर, ये फाइनल रिएक्शन है हमारी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के लिए। स्लेक लाइम रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ टू गिव वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर, फाइन। इस रिएक्शन के अलावा इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका डिस्कशन देखते हैं। सो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका कलर डिसाइड होता है, येलोइश वाइट पाउडर है ये। एक्शन ऑफ एयर, कि एयर के प्रेजेंस में इसके साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड था जिसके साथ रिएक्ट करता है, और ये फॉर्मूला भी चेंज कर देते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है एयर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इवन कोल्ड वाटर में भी बहुत ईजिली ये सॉल्युबल है, फाइन। एसिड्स के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, सिंपल सॉल्ट बनाता है, कैल्शियम सॉल्ट, वाटर, क्लोरीन गैस, फिक्स्ड रिएक्शन है, लर्न करने में बहुत आसानी है आपको। ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कैल्शियम सॉल्ट, वाटर एंड क्लोरीन गैस। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड क्लोरीन गैस, फाइन। बहुत ही फिक्स रिएक्शन है, इसको बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल कैरेक्टर्स हैं इसके, एक एयर के प्रेजेंस, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना, और दूसरा एसिड के साथ रिएक्ट करना। यूजेस क्या क्या हैं इसके, सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़, लॉन्ड्री के वक्त, राइट, वुलन क्लोथ्स बनाने के वक्त, मतलब बहुत जगहों पे यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज़ करता है तो ये जर्म्स के साथ भी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में आता है ड्रिंकिंग वाटर्स में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यूजेस हैं इसके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा, फाइन। बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसके फॉर्मेशन के 2-3 रिएक्शंस होती हैं, 2-3 स्टेप के बाद ये फॉर्म होता है, 2 स्टेप के बाद। बट आप चाहें तो सिंगल स्टेप में भी सबको रिएक्ट करवा सकते हैं। तो मैं पहले आपको बाय पार्ट्स के फॉर्म में बता देता हूँ। सॉल्वेट प्रोसेस होता है, इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं इस प्रोसेस को। इसमें पहले आप अमोनिया को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, अमोनिया को रिएक्ट कराया जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ताकि ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बने। अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो अभी इससे पिछले में भी आपने देखा होगा कि सॉल्ट रिएक्ट कराया था, इसमें भी आप देख रहे हैं सॉल्ट आया है। तो आप समझ गए होंगे मेरी वो वाली बात कि डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के वक्त जब ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है, उसी की वजह से, राइट, उसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। पिछले वाले में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने के दौरान आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो क्लोरीन गैस प्रोवाइड कराई, वो क्लोरीन गैस कहाँ से आई,
वो क्लोरीन गैस क्लोर अल्कलाई प्रोसेस से आई थी, और क्लोर अल्कलाई प्रोसेस होने के लिए आपने क्या किया था, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस होने के लिए भी आपने सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की थी। तो इनडायरेक्ट इसका अप्रोच हो या डायरेक्ट अप्रोच हो, ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो वंस आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट तैयार है, आप सॉल्ट के साथ उसको रिएक्ट कराइए, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सब्सटेंस है, बहुत ईजिली ये गैस में बदल जाता है, ये उड़ जाएगा। समझ गए आप? तो प्रॉपरली आपके पास अमोनिया है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सॉल्ट है। अगर आप चाहें तो अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट इन सबको एक साथ भी रिएक्ट करा दें तो भी, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट इन सबको एक साथ भी रिएक्ट करा दें तो भी आपका अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये अपने आप ये तीनों रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद ये अपने आप सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा के अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे। तो अलग अलग इनको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ भी चाहें तो रिएक्ट करा सकते हैं। ये प्रोसीजर है बेकिंग सोडा बनाने का, लेकिन ये लार्ज स्केल पे प्रोसीजर है। लार्ज स्केल पे मतलब एक फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे बनता है। स्मॉल स्केल पे लेट्स से आपको अपने लैब में, केमिस्ट्री लैब में ही प्रिपेयर करना है, तो आप सिर्फ एक सोडियम कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करा दें, वो अपने आप सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। आपके लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब्स में सोडियम कार्बोनेट अवेलेबल होता है, उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराइए, वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। याद रखिएगा, ये स्मॉल स्केल में प्रिपेयर होता है एक बेकिंग सोडा ऐसे। बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज़, कलर में क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एयर के साथ स्टेबल रहता है, मतलब कुछ भी ये बेकिंग सोडा मॉइस्चर या किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड या किसी ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता है। देन सॉलिबिलिटी इन वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, और वाटर में डिजॉल्व होकर ये क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आखिर ये एक तरह का सॉल्ट है, सॉल्ट को आप वाटर में डालेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर विल गिव यू एसिड प्लस बेस। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पीएच वैल्यू के दौरान डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मुझे इस सॉल्ट में दिख रहा है कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा एसिड, कार्बोनेट एसिड, राइट। एक्शन ऑफ हीट, आप इसको हीटअप करेंगे तो ये वापस से बॉन्ड ब्रेक करके इस तरफ चला जाएगा। ये देखिए, जब ये तीनों मिल के सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अपने आप डिकम्पोज होकर ये तीनों चीज़ें दे देगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। फाइन। और इसका, इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन का भी मैं यूज़ करूँगा वॉशिंग सोडा बनाने के दौरान, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पहले यहाँ तक पहुँचना होता है। वंस हम यहाँ तक पहुँचते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के तक, तब उसके आगे फर्दर इस रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद एक और रिएक्शन हम करते हैं जिसकी वजह से हम वॉशिंग सोडा तक पहुँच पाएंगे। इस रिएक्शन को बिल्कुल याद रखिएगा। एक्शन ऑफ एसिड्स, ये एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये तो हमें पता ही है फ्रॉम पास्ट फ्यू क्लासेस, और इवन उससे पहले भी हमने देखा है कि एक मेटल बाइकार्बोनेट, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन लिखी हुई थी आपके लिए। यहाँ पर यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ मेडिसिन के तौर पे एंटी एसिड के वक्त इस्तेमाल में आता है। ओवर ईटिंग की वजह से डाइजेशन के वक्त एसिड रिलीज़ होता है, तो पेट में एसिड की अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये एंटी एसिड एज अ बेस काम आता है, राइट। एंड देन एडिटिव इन फूड्स एंड ड्रिंक्स भी होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी काम में आता है। तो यहाँ पर ये बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस हैं। अब इस बेकिंग सोडा का एक और यूजेस है, दैट इट ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग सोडा। तो ये यहाँ लिखा नहीं है, बट डेफिनेटली अब हम क्योंकि वॉशिंग सोडा करने वाले हैं, अब आपको पता चलेगा कि वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए Na2CO3.10H2O के लिए कुछ सर्टेन चेन ऑफ रिएक्शंस है, उसको फॉलो करना है। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले कुछ रिएक्शंस जो हैं वो वैसी ही हैं जैसे फॉर्मेशन हो रहा है हमारे किसका, बेकिंग सोडा का। तो आप पहले अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, दैट इज़ NH4SCO3। देन आप इस सेकेंड रिएक्शन में NH4SCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे NaCl के साथ, कॉमन सॉल्ट के साथ, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl बनेगा, जो कि एक सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम सब्सटेंस है तो ये उड़ जाएगा, राइट। गैस फॉर्म में अगर थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो उड़ जाएगा। अब हीट क्यों करेंगे, ये अगली रिएक्शन है हमारी। अगली रिएक्शन में हम, जब हमें मिल गया बेकिंग सोडा तो उसको हमने हीट किया, राइट। तो अब बताइए, अगर हीट करेंगे तो वो क्या सबलाइम सब्सटेंस उड़ जाएगा, जो मैंने पीछे लिख दिया अमोनियम क्लोराइड। हीट करने पर ये
सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। फाइन। एंड ये अब सोडियम कार्बोनेट हमारे इस्तेमाल में आएगा। सोडियम कार्बोनेट को हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अपनाएंगे। इनफैक्ट नॉट क्रिस्टलाइजेशन, इट्स नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अपनाएंगे तो इसके साथ हम लोग वाटर को रिएक्ट करवाते थे तो 10 मॉलिक्यूल्स अपने आप जुड़ जाएंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में। रिक्रिस्टलाइजेशन में इसमें यूँ कहें कि इधर मैं लिखूँगा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आके Na2CO3 के साथ अटैच हुए। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आके, ये दिख रहे हैं आपको, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आके अटैच हुए इसके साथ और ये फॉर्मूला बन गया हमारा वॉशिंग सोडा का। लेकिन बताइए क्या ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यूं ही आके इसके साथ लग जाएंगे? नहीं, उस टेक्निक का कुछ नाम होगा, उस टेक्निक का नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन। अब आपको ये टेक्निक तंग करेगी, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, राइट? इस रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए मैं आपको एक शब्द याद दिलाता हूँ आपका। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता था, याद करिए। क्रिस्टलाइजेशन, आप क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते थे? एक लिक्विड प्लस सॉलिड को सेपरेट करते थे। एक लिक्विड प्लस सॉलिड को क्या करते थे? सेपरेट करते थे। और कैसे सेपरेट करते थे? उस सॉल्यूशन में से आप हीट करते थे उसको नीचे बर्नर से, राइट? हीट होने के बाद फिर आप उसको कूल डाउन करते थे, फिर कुछ क्रिस्टल्स निकलते थे, फिर आप दोबारा हीट करते थे, फिर कूल डाउन होते थे, फिर कुछ क्रिस्टल्स निकलते थे। तो ऐसे करते करते आप क्रिस्टल्स को निकाल लेते थे। और ये आप उस वक्त अपनाते थे जहाँ पर आपको डर होता था कि सॉल्यूट कहीं डिकम्पोज ना हो जाए, सॉल्यूट कहीं डिकम्पोज ना हो जाए। जैसे कि शुगर के केस में, किसके केस में? शुगर सॉल्यूशन के केस में। एक तो ये रीज़न होता था आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है इवेपोरेशन से निकल जाता था सॉल्ट, लेकिन शुगर सॉल्यूशन में आपको डर होता था कि वो नहीं निकलेगा इवेपोरेशन टेक्निक से, वो डिकम्पोज हो जाएगा शुगर, इसलिए आप क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अपनाते थे। एक तो ये रीज़न होता था डिकम्पोज का। दूसरा रीज़न क्या होता था? आपको इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहिए होती थी। कूल डाउन करने के दौरान, जब आप हीट करके कूल डाउन करते थे तो कूल डाउन करने के दौरान इम्प्योरिटीज़ अलग टाइम पे निकलती थी और क्रिस्टल्स अलग टाइम पे निकलते थे, तो इम्प्योरिटी से भी सेपरेट हो जाता था। ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक आपने इस मैटर ऑन प्योर में पढ़ी है। मतलब एक लिक्विड और एक सॉलिड के सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स को लाना, इस टेक्निक का नाम आपने क्या पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में? क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ? रिक्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ऑलरेडी हमारे पास क्रिस्टल अवेलेबल है, क्रिस्टल कहीं नहीं गया, बस इस क्रिस्टल को, इस पर्टिकुलर हमने सॉलिड फॉर्म को ऐड कर दिया वाटर के साथ, प्लेंटी ऑफ वाटर। वो तो मैंने 10 इसलिए लिख दिया क्योंकि 10 यहाँ पर हमारे को बैलेंस करनी थी रिएक्शन। हमने मिले हुए क्रिस्टल्स को, मिले हुए सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो जब क्रिस्टल्स ऑलरेडी थे फिर भी हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब हम कह रहे हैं फिर क्रिस्टल आए वापस हमारे पास। इस बारी जब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये वाले क्रिस्टल्स वापस आएंगे तो ये क्रिस्टल्स जो होंगे बेटा वो हाइड्रस होंगे, एनहाइड्रस नहीं होंगे, हाइड्रस क्रिस्टल्स होंगे। हाइड्रस क्रिस्टल्स मतलब जिनके साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, राइट? इसको हम लोग, इस टॉपिक का नाम जो है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जिनके साथ रहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद रखिएगा इस टॉपिक को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी थोड़ी देर में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? जिसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, और ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हमें मिलता है। याद रखिएगा ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को, जिससे हमें वॉशिंग सोडा मिला है। फाइन। अब इसी वॉशिंग सोडा जिसको हमने अभी अभी हासिल किया है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके यूजेस की बात करते हैं। सो सबसे पहले इसका कलर एंड स्टेट क्या है? ट्रांसपेरेंट कलर का होता है और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच होते हैं फिजिकली, ये इसका स्टेट है। एक्शन ऑफ एयर, जब आप इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 9 मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं नियर बाय हीट की वजह से, और सिर्फ एक मॉलिक्यूल बचता है, राइट? इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम मोनोहाइड्रेटेड कहते हैं। इस तरीके के हम क्रिस्टल को मोनोहाइड्रेटेड कहते हैं। मोनोहाइड्रेटेड मतलब जिसमें सिंगल वाटर मॉलिक्यूल लगा होता है, राइट? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या है इसकी? इसका नॉर्मल एनहाइड्रस क्रिस्टल, मतलब वॉशिंग सोडा का ही ये जो है वो हाइड्रस क्रिस्टल है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लगा हुआ ये वाला, बट इसका ये कहलाता है वॉशिंग सोडा का एनहाइड्रस क्रिस्टल। ये वाटर के साथ बहुत इजीली सॉल्युबल है, और आपको तो पता ही है कभी भी आप किसी एनहाइड्रस को वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो ये एक तरह का सॉल्ट है,
वाटर के साथ मिला रहे हैं आप, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब आपको एसिड और बेस मिलेगा। एसिड में आपको कार्बोनेट एसिड दिखेगा और बेस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखेगा। फाइन। एक्शन ऑफ हीट, अगर आप इसको सिर्फ एयर के साथ एक्सपोज ना करें, आप इसको पूरा हीट कर दें तो इसके 10 के 10 मॉलिक्यूल भाग जाएंगे, राइट। 10 के 10 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे, सिर्फ एनहाइड्रस लेवल पे बचेगा। एक्शंस ऑफ एसिड, यू नो दैट एनी काइंड ऑफ मेटल कार्बोनेट जो होता है, एनी काइंड ऑफ मेटल कार्बोनेट वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। मेटल सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा ये। तो बेसिकली ये कुछ उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक सवाल, क्या हर क्रिस्टल जो सूखा आपको दिखता है, जब आप क्रिस्टल्स को हाथ लगाते हैं, जो आपको सूखा दिखता है, क्या डेफिनेटली वो इतना सूखा होता है, लाइक उसमें कोई भी वाटर अवेलेबल नहीं होता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप किसी क्रिस्टल में कलर देखें, समझ जाइएगा उसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। कुछ एग्जांपल से इन चीज़ों को समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं, आर द क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या वो एनहाइड्रस होते हैं, हाइड्रेटेड भी होते हैं? तो वो दोनों होते हैं। अगर आपको याद नहीं तो आपने एक शब्द, कुछ शब्दों पे बात करी थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। आपने ग्रीन एंड वाइट एंड ब्लू विस्ट्रियोल, ग्रीन विस्ट्रियोल, वाइट विस्ट्रियोल एंड ब्लू विस्ट्रियोल, इन 3 पे बात करी थी आपने। अगर आपको इनके फॉर्मूलाज याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इसका फॉर्मूला था Fe2SO4.7H2O। ब्लू विस्ट्रियोल का फॉर्मूला था CuSO4.5H2O एंड वाइट विट्रियोल का फॉर्मूला था CaSO4.2H2O। अगर ये याद आ गए हैं आपको, ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल एंड ब्लू विट्रियोल, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपने पढ़े थे, राइट। तो क्या इन सब के साथ आपको फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं? तो जिनके साथ भी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके कुछ कलर आ जाते हैं, ब्लू, वाइट एंड ग्रीन। एल्स अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स आप उड़ा दें तो ये सब के सब, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, सब के सब वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद, हीट होने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद सारे के सारे ट्रांसपेरेंट है, नो कलर। लेकिन इनके ये कलर दिखते हैं क्योंकि इनमें वाटर अवेलेबल है। तो जब आप किसी क्रिस्टल को देखें और ये पता लगाना हो कि वो ड्राई है या नहीं, तो मैक्सिमम चांसेस है उसके अगर कलर्स होंगे तो वो अंदर उसके फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। और ऐसे इस तरीके के क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट.2H2O, वाइट विट्रियोल जिसे आप कहते हैं, ये भी है। इसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं इसे हम? इसका केमिकल नेम क्या है? जिप्सम। और इसी से मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जिप्सम पेरिस में पाया जाता है और पेरिस में पाए गए जिप्सम से आप बनाते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसमें प्लास्टर शब्द का क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि दीवारों की मरम्मत कह लीजिए या नॉर्मल किसी भी इंसान का फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है, राइट। तो ये हमारे पास हाइड्रस और एनहाइड्रस की कहानी है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। और वो तब फिर ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं, ऐसे कलर्स नहीं होते उनके पास। कलर्स हैं मतलब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि वॉशिंग सोडा इज द एग्जांपल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं Na2CO3 के साथ। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, यही आखिरी टॉपिक है कि आखिर कैसे हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस लाते हैं। जिप्सम जो कि पेरिस में मिलता है, राइट, इसको हम लोग हीट करते हैं स्पेसिफिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये CaSO4.12H2O एंड 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस शब्द इसलिए क्योंकि जिससे बनता है वो पेरिस में मिलता है, एंड प्लास्टर शब्द इसलिए बिकॉज ये हमारे मेडिकल लेवल पे बोन्स को जोड़ने के या नॉर्मल इंडस्ट्रियल लेवल पे लाइक दीवार वगैरह इन सबको बनाने के काम में आता है, इसलिए हम इसको प्लास्टर शब्द यूज़ करते हैं। बट बहुत ही अजीब है ना ये फॉर्मूला। हाफ मॉलिक्यूल्स कभी देखे हैं क्या? 1 मॉलिक्यूल होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, हाफ मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, 1.5 मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। तो एग्जैक्टली इसका क्या कुछ और आंसर हो सकता है? डेफिनेटली यही सेम रिएक्शन का एक और आंसर हो सकता है। CaSO4.H2O, यहाँ पर आ जाए 2 एंड H2O।
अब ये ठीक दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब, और क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? बिल्कुल सेम है। देखिए, 2 मॉलिक्यूल हैं कैल्शियम सल्फेट के और 2 मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को, राइट? 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, तो एक के हिस्से कितने आएगा? आधा ही तो आएगा। समझ गए ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कैसे ठीक है? तो यहाँ पर 2 H2O थे, एक H2O दिख रहा है, एक H2O उड़ चुका है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 कैल्शियम सल्फेट एक ही वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। ये रिएक्शन है किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन की। अब इनके यूजेस क्या होते हैं जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस के, उसको देखते हैं। सो कलर एंड स्टेट में वाइट पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिएक्शन विद वाटर, तुरंत वाटर के साथ हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिप्सम बन जाता है वापस से। उल्टी रिएक्शन चली गई, जैसे आप वाटर के साथ मिलाएंगे जिप्सम बन जाएगा, बहुत हार्ड हो जाता है, राइट? यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेडिकल साइंस में फ्रैक्चर बोन्स वगैरह को जोड़ने के लिए, टॉयज़ को बनाने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, वॉल सीलिंग्स वगैरह इन सब की, एंड डेकोरेटिव डिज़ाइंस, पिलर्स वगैरह इन सब को बनाने के लिए, जिसको हम लोग POP कहते हैं, जो दीवारों पे बनती है, राइट? या फॉल सीलिंग्स के लिए भी काम में आता है ये सब, राइट? फॉल सीलिंग्स के वक्त भी काम में आता है। लेबोरेटरी में एपरेटस वगैरह प्रिपेयर करने के और फायर प्रूफ मटीरियल बनाने के। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जगह काम में आता है, बहुत जगह, याद रखिएगा। फाइन, ये आखिरी सॉल्ट फॉर्मेशन था जो आपको देखना था। अब आपके पास एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स सब कुछ कवर हो चुका है। आपका होमवर्क है QBAD ऑफ सॉल्ट्स। ये आपका लास्ट होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लिया, इसके डिस्कशन कर ली हमने, इसके डाउट्स के डिस्कशन। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स हमारी तरफ से ख़त्म। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।